हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं झारखंड के विकास के क्रम में झारखंड में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के बारे में बात करूंगा। झारखंड भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जो अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य में पाए जाने वाले खनिजों में कोयला, आयरन ओर, कॉपर, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम और स्टोन माइंस प्रमुख है। और ये ही मेन मिनरल्स हैं जो आज विकास के क्षेत्र में हर जगह इनकी जरूरत है। इन खनिजों का खनन झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और राज्य के विकास में इसका प्रमुख भागीदारी है। हालांकि खनन के साथ कई चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, समस्याएं भी हैं जिनका सामना राज्य को करना पड़ता है। विशेष रूप से स्थानीय आदिवासी जो है उनके जीवन पर इस माइनिंग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे झारखंड के खनिज। कोयला। झारखंड में देश का सबसे बड़ा कोयला का भंडार पाया जाता है जो धनबाद, बोकारो, हजारीबाग जिले में स्थित है। और इन्हीं जगहों पर कोयला खनन के माइंस के प्रमुख केंद्र भी हैं जो सीसीएल और बीसीसीएल चलाती है। आयरन ओर। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में आयरन ओर का बड़ा भंडार है। इसका उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है और ये भी जो है आज के विकास के दौर में सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है। तांबा। तांबे के भंडार भी राज्य में काफी ज्यादा है, काफी मात्रा में है और तांबा उत्पादों का उपयोग विद्युत उद्योग में काफी ज्यादा होता है, प्रमुखता से इसी में होता ही है। और अभ्रक। झारखंड में पाए जाने वाले अभ्रक जो है, झारखंड में अभ्रक पाए जाते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था का, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मेन बैकबोन कभी रहा करता था। और अभी क्या है कि कहने के तो अभ्रक जो है किसी कारण बस बंद हो गई हैं। अभ्रक की खानें बंद हो गई हैं और यहाँ के अर्थव्यवस्था जिन पर की काफ़ी निर्भरता थी और इसमें काफ़ी लोग काम करते थे। और कोडरमा जो है अभ्रक नगरी के रूप में पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध रहा है। ईयर 1980 तक इस इलाके में इस अभ्रक की कई माइंस चलती थी जो लीगल माइंस थी। इनमें एक माइंस जो है क्रिश्चियन माइका भी था जो विदेशों में काफ़ी प्रसिद्ध था और यहाँ के माइका को विदेश में भेजा जाता था। लेकिन अब माइका की चमक जो है फीकी पड़ गई है। माइका कारोबार पूरी तरह से फॉरेस्ट एक्ट 1980 के प्रभावी होने के बाद खत्म हो गई। ईयर 1860 के दशक में इस इलाके की अर्थव्यवस्था जो है इसी खनिज पर, माइका पर निर्भर थी जो कई सालों तक रही। हजारों लोगों को इस खनिज की वजह से रोजगार भी प्राप्त हुआ। वन विभाग की सख्ती से पिछले कुछ सालों में इस माइका के की जो खदानें हैं, माइंस जो है वो बंद हो गई हैं। पहले क्षेत्रों में सैकड़ों खदानें संचालित होती थी जिसमें हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब सभी माइंस जो है, माइका की माइंस जो बंद है और यहाँ के लोगों का रोजगार छिन गया है, मजदूरों का पलायन भी हो गया है। और इन सभी के बावजूद कहने को तो ये माइका माइंस जो है बंद है, लेकिन इलीगल तरीके से माइनिंग आज भी हो रहा है और माइका का जो है सप्लाई आज भी इलीगल तरीके से किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्रक का खनन जो है प्रशासन की सख्ती के कारण पूरे क्षेत्र के मजदूरों के लिए ये नहीं के बराबर है और यहाँ की स्थिति जो है, मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट के चलते जो है, फॉरेस्ट एक्ट के चलते फॉरेस्ट क्षेत्र में ये पड़ता था, उसके फॉरेस्ट पर इसका को प्रभाव पड़ रहा था, इसके चलते माइका माइनिंग जो है बंद हो गया है। अब जो है और दूसरे प्रकार की जो खदानें हैं, दूसरे प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो है यूरेनियम। यूरेनियम की माइंस जो है जादूगोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यह परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। परमाणु के लिए इसका काफ़ी
महत्वपूर्ण योगदान है। बॉक्साइट और स्टोन माइंस, ये माइंस भी झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और उनका उपयोग जो है एल्युमिनियम और सीमेंट के प्रोडक्शन में किया जाता है। नाउ माय डियर फ्रेंड, इस माइनिंग से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती भी हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसी पर निर्भर भी है, लेकिन माइनिंग क्षेत्र की काफ़ी चुनौतियां हैं। इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा खतरा इससे होता है। माइनिंग एक्टिविटी के चलते फॉरेस्ट की कटाई होती है, जो हमारा वाटर जो सोर्स है वो पोल्यूटेड हो जाता है और मिट्टी की उर्वरा फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है और हो भी गई है। यह पर्यावरणीय संतुलन जो है वह गंभीर रूप से झारखंड में प्रभावित हो रहा है। तो अभी क्या है, माइनिंग जो है किया जा रहा है, CCL और BCCL और बहुत सी कंपनियां माइनिंग चला रही हैं, वो पर्यावरण पर ध्यान भी दे रही हैं, लेकिन उस तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वो पर्यावरण को क्षति कम पहुंचाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को साथ में देखते हुए लेते हुए माइनिंग की जाए, तभी जो है यहाँ की स्थिति जो है सुधर सकती है। दूसरी चीज है कि माइनिंग के कारण जो लोकल आदिवासी समुदाय हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। जहाँ जहाँ माइनिंग होती है वहाँ वो रहते थे, उनको डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। उन्हें अभी तक अपनी जमीन और संसाधनों से वंचित होना पड़ता है, अभी तक हैं वो वंचित हैं। इससे उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान पर संकट आ गया है। तो यहाँ क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि ये आदिवासी जिनकी जमीन ली गई, जिनको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, वे लेबर बन के ही रह जाते हैं। वे माइनिंग में लेबर की तरह काम करते हैं, हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाता है जो माइनिंग क्षेत्र में मिलना चाहिए। होना ये चाहिए कि इस क्षेत्र में डिस्प्लेसमेंट से पहले यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए, यहाँ के लोगों को माइनिंग की जो है ऑपरेशंस और माइनिंग में टेक्निकल्स जो है उनके बारे में बतलाया जाए, इनको काफ़ी हद तक शिक्षा दी जाए, जिससे कि ये माइंस में एक मैनेजरियल लेवल पर काम कर सके और इसमें अभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ये तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट के पहले यहाँ के इनहैबिटेंट्स को, लोकल जो आदिवासीज हैं और भी जो लोकल्स हैं, उनको अच्छी तरह से एजुकेट किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए तब तक माइनिंग यहाँ स्टार्ट नहीं करने दिया जाए जब तक कि यहाँ के डिस्प्लेस्ड लोगों को पूरी तरह से एजुकेट नहीं कर दिया गया, और जब तक उन्हें इस माइनिंग एक्टिविटीज़ में मैनेजरियल एक्टिविटी में शामिल नहीं किया गया, तब तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट अवैध है। माइनिंग क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले लेबर्स, अब विशेष रूप से आदिवासियों को धूल, प्रदूषण और असुरक्षित कार्य स्थितियों के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो वो अब डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, अपने घर से वंचित हो जाते हैं, अपने खेतों से वंचित हो गए हैं, और साथ साथ उन्हें जो है इस क्षेत्र में डस्ट और अन्य प्रकार के पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है, उनका स्वास्थ्य जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और वो मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए डिस्प्लेसमेंट से पहले यहाँ पर स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यावरणीय जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है उसको पूरी तरह से लागू होना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र का एनवायरमेंट जो है बिगड़े नहीं और डिस्प्लेस्ड लोगों को इससे दिक्कत नहीं हो, और उन्हें भागीदारी देकर, माइनिंग क्षेत्र में भागीदारी देकर उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाया जा सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी उन्नत किया जा सकता है। इससे क्या होगा, हमारा झारखंड राज्य जो है उन्नत होगा, और झारखंड राज्य जब उन्नत होगा तो इसकी पहचान पूरे देश में बनेगी और विश्व में बनेगी। पहचान है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की, लोकल्स की पहचान नहीं के बराबर है। आर्थिक असमानता काफ़ी ज़्यादा है इस क्षेत्र में,
खनिज संसाधनों से होने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा बाहरी कंपनियां और अधिकारियों के पास चला जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा है। CCL और BCCL गवर्नमेंट एजेंसी होने के बावजूद यहाँ भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा है और बाहरी लोग इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि आदिवासियों का यहाँ कोई मोल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस क्षेत्र में माइनिंग एरियाज में आदिवासियों को इस लेवल तक शिक्षित करें कि वो माइनिंग कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पर बहाल हों, मैनेजरियल एक्टिविटी में भाग लें, तभी उनकी जो आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आर्थिक असमानता जो है खत्म हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, आदिवासी जो है शारीरिक श्रम करते हैं। खनन कार्यों में इनका आदिवासी समुदायों का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी शक्ति जो है शारीरिक श्रम करने में खत्म हो जाती है। वे खदानों में कोयला, आयरन और अन्य जो मिनरल्स हैं उनकी खुदाई करते हैं। यह काम बहुत ही कठिन है और जोखिम भरा भी है। इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बावजूद अपनी आजीविका के लिए इनके पास और कोई रोजगार के साधन नहीं है, इस कार्य में वे लगे रहते हैं। आदिवासी समुदायों के पास खनिज संसाधनों और भूमि की संरचना के बारे में पारंपरिक ज्ञान होता है। वे पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए भी खनन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है अभी बची हुई है। तो जब ऐसे बैकबोन्स झारखंड में मौजूद हैं तो क्यों नहीं इनका सही उपयोग लिया जाए और सही भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी समुदाय के लोग अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी मेहनत सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और समुदायिक विकास के लिए भी है। समुदाय के विकास के लिए भी है उनका ये मेहनत, उनका ये योगदान। तो खनिज संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय आदिवासी के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्हें हायर लेवल पर हाई टेक्निकल स्किल देकर हायर लेवल पर बिठाया जा सकता है। उन्हें शेयर होल्डर्स बनाया जा सकता है। उन्हें खनन प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्रों के में उन्हें प्रशिक्षण देकर के उनकी ईमानदारी और उनके हार्ड वर्क को उपयोग में लाया जा सकता है और उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सकता है। खनन क्षेत्रों में आदिवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आदिवासियों का स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ दृढ़ होनी चाहिए और सुरक्षा के उपकरण जो है पूरी तरह से प्रदान किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। उन्हें वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त होता है जिससे कि वे आगे बढ़ पाएं और आगे उच्च पदों पर वे काबिज हो सकें। बहुत ही इसकी आवश्यकता है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में चेंज हो और आदिवासी समुदाय के बच्चे को अच्छी से अच्छी उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले जिससे उनका विकास हो। खनिज संसाधनों से होने वाले लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों के विकास में निवेश किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। खनिज आधारित उद्योग जो हैं उनको सहकारी आधार पर संचालित किया जाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें आदिवासी समुदायों को हिस्सेदार बनाया जाए। इससे वे अपने संसाधनों का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जो उन्होंने खोया है उनसे वे लाभ प्राप्त करेंगे और आर्थिक रूप से वे संपन्न होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। खनन कार्यों के दौरान एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो करना बहुत ही जरूरी है, तभी यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए कंटिन्यूअस माइनिंग प्रक्रियाओं का जो अपडेशन है, अपडेट्स जो है, अब जो उनकी जो करंट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना, प्लांटेशन करना और पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज को अपनाना, ये बहुत ही आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड, झारखंड में खनिज संसाधनों का सही और स्वदेशी उपयोग आदिवासी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खनन क्षेत्रों में आदिवासियों को कड़ी मेहनत,
उनके पारंपरिक ज्ञान और श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। और विवेकानंद के कहे इन वाक्यों को जरूर अपनाना चाहिए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकारों को और यहाँ के इनहेबिटेंट्स को, जो लोकल आदिवासी है, उनको भी उठना होगा, जागरूक होना होगा और तब तक संघर्ष करना होगा जब तक कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और ये लक्ष्य उनका है समृद्धि प्राप्त करना, यहाँ के संसाधनों को उपयोग करके अपने जीवन को संपन्न बनाना, और तभी जो है झारखंड एक उन्नत राज्य बनेगा और झारखंड की पहचान पूरे विश्व में होगी। धन्यवाद।